गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमुण्डा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। गुरुदेव और माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की बात अपनी आरंभ करता हूं। कल तक हमने मेष लग्न के द्वादश भावों में विभिन्न ग्रहों की स्थितियां, उनकी युतियां, दृष्टियां से क्या प्रभाव पड़ते हैं और उन प्रभावों के उपचारार्थ क्या उपाय करना चाहिए, यह सब चर्चा हमने आपसे की। आज इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य चर्चा भी आपसे करने की इच्छा है, जिससे आपके ज्ञान संवर्धन में वृद्धि हो और आप गहराई से समझ सकें इन तत्वों को। देखिए, नक्षत्रों का एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया था, आपको याद होगा, और कुछ नक्षत्रों का विशेष प्रभाव भी होता है जो खास तौर पर चारित्रिक रूप से, और अब चरित्र के अंदर सब आ जाता है, विशेष प्रभाव रखता है। वह सब बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा जिनमें चारित्रिक गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं और इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। तो पहले 5 नक्षत्र के नाम जान लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसमें कैसी गड़बड़ियां होती हैं। पहला नक्षत्र कृत्तिका, फिर है पूर्वाषाढ़ा, फिर है विशाखा, फिर है आद्रा, और 5वां अंतिम नंबर का है पूर्वा फाल्गुनी। कृत्तिका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, फिर शतभिषा, फिर पुनर्वसु, फिर हस्त, फिर पूर्वा भाद्रपद। इस प्रकार से ये 8 नक्षत्र हो गए। इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं? सब नक्षत्र तो ऐसे नहीं है, कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जो गड़बड़ियां पैदा करते हैं, उनके प्रभाव पाप पैदा होते हैं। मान लीजिए उसका जो स्वामी कुंडली में बैठा है वह एक पाप प्रभाव में है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है, कमजोर है। देखिए, कमजोर आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, और अगर कमजोर होता तो वह नकल भी करता है, कमजोर होता तो फिर शॉर्टकट से सोचता है। जो बली होता है वो अपने पुरुषार्थ पे, अपने परिश्रम पर यकीन करता है। कृत्तिका नक्षत्र में पाप प्रवाह हो तो आदमी में पाप करने की प्रवृत्ति आती है। बहुत ध्यान समझिए सब चीजें। कृत्तिका नक्षत्र में नक्षत्र का स्वामी अगर पाप प्रभाव में है, मतलब जो ग्रह होता है, और वह अगर पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति के अंदर एक, जिसको कहना चाहिए कि शुरुआत से ही एक पाप की जो भावना है वो प्रबल रूप से विद्यमान रहती है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए।
कृत्तिका के स्वामी बनते हैं मेष, 2 राशियों का अधिपति होते हैं। मेष का प्रथम चरण और वृषभ के 3 चरण जो होते हैं, इसमें मेष राशि जाती है। मेष के स्वामी मंगल है और मंगल आपका वीर है, आपका स्पर्म है, आपका पेनिस है, सब कुछ मंगल है। तो भोग की प्रवृत्ति, मंगल आपका एफर्ट भी है। गलत एफर्ट जब आप करते तो वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार से पहला जो नक्षत्र मंगल, ये अगर इस टाइप की प्रभाव में आता है तो व्यक्ति में पाप की भावना उत्पन्न होती है और वह पाप करता है। विभिन्न प्रकार के पाप हैं। पाप का बाप कौन? विचार कीजिएगा। पाप का बाप है लोभ। अगर आपके अंदर लोभ ना हो, तृष्णा ना हो, तो आपके अंदर पाप नहीं आएगा। किसी भी चीज की लालसा ना हो, वह वृत्ति आपके अंदर नहीं अगर उत्पन्न होगी, तो आप पाप से सर्वथा मुक्त रहेंगे। सेकंड ग्रह देखते हैं, पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र होते हैं। नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसी की दशा में जातक का जन्म होता है। यह महत्वपूर्ण बात याद रखिए। जैसे पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र है, तो जातक का जब जन्म होगा तो शुक्र की दशा चलती होगी, फिर कालांतर में दशाएं आगे बढ़ती आएंगी। शुक्र भी भोग का कारक है, सेक्स का कारक है, स्त्रियों का कारक है, स्त्रियों की जननांग का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जब प्रबल रूप से आती हैं तो जातक में बहुत कम उम्र से भोग विलास की भावना, हस्त मैथुन की आदत, ये सब पड़ जाती है। गंदे चित्र देखना, ये सब पड़ जाती है। पहले तो चित्रों का बोलबाला था, आजकल पॉर्न आ गया है। पर पहले विदेशी पत्रिकाएं आती थी, फिर फिल्मी पत्रिकाएं आती थी, फिर धीरे धीरे ये गंदगी बहुत बड़े दलदल में तब्दील हो गई। अब पॉर्न है, हर आदमी के हाथ में गंदगी है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र में 3 चरण में तुला राशि बनती है और 1 चरण में वृश्चिक राशि बनती है। और तुला के स्वामी शुक्र, वृश्चिक के स्वामी मंगल, ये दोनों ही भोग के कारक हैं। मैं अभी बताया आपको। शुक्र मतलब स्त्री का जननांग, मंगल मतलब पुरुष का जननांग। मंगल शुक्र मिलते हैं तो वहां भोग विलास होता है। इसलिए विशाखा नक्षत्र का जातक वैश्यागामी तक हो जाता है अगर उसका जो स्वामी है वो पाप प्रभाव में हो। ऐसा शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि वह कॉलगल वैश्याओं से संपर्क बनाता है, अन्य स्त्रियों से संपर्क बनाता है। उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि किसी तरह से इनसे शारीरिक संबंध बनाए जाए। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा नक्षत्र की बहुत विचित्र कहानी कही गई है। ये बुध का नक्षत्र है, इसलिए जब तक बुद्धि प्रधान जो पाप होते हैं उनको करता है। और ऐसा बोलते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक पिछले जन्म में बहुतों के पैसे खाकर मरता है और इस जन्म में वही प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है, चाहे वो अपना बेटा हो, बहन हो, पिता हो, माँ हो, चाचा हो। जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेना, संपत्ति पे कब्जा कर लेना, ऐसी या किसी का पैसा खाकर नहीं लौटाना, ऐसे बहुत सारे गुण आर्द्रा नक्षत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये सिंह का नक्षत्र है। सिंह राशि इसकी बनती है और क्षत्रिय जाति का नक्षत्र है। ऐसा जब तक अपने प्रभाव के कारण, अपनी पर्सनालिटी के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण स्त्रियों में बड़ा प्रिय रहता है। कई हीरो हीरोइन जो रहते हैं महिलाओं में बहुत
प्रिय रहते हैं और महिलाएं मरती हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे गले मिलने के लिए, इनसे हाथ मिलाने के लिए, इनका ऑटोग्राफ पाने के लिए। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक में ये गुण पाए जाते हैं। और अगर नक्षत्र का स्वामी सूर्य बलवान होगा तो स्त्रियां उस पर मरती हैं। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र, अभी मैं एक कुंडली बना रहा हूं, वो जिसे में कैलिफोर्निया के पास एक जगह है, उसकी है, 2 कुंडलियां हैं वहां की। उस बच्चे का यही शतभिषा नक्षत्र है। ये और बिल्कुल अगर जो नक्षत्र का प्रभाव है वो वहां की लाइफस्टाइल से कितना मैच करता है, ऐसे जातक पर स्त्रीगामी होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं, ये शनि की राशि है, इसके स्वामी कुंभ होते हैं, इसकी राशि कुंभ होती है, कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। तो ऐसे जातकों को पर स्त्रियों के पास वैश्यागामी होते हुए देखा गया। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है। पुनर्वसु का मतलब समझिए, पुनः बसना, पुनः निवास करना, पुनः रहना। ऐसा जातक अपने जन्म काल में उसका नया घर बनता है या घर का परिवर्तन अवश्य होता है। पुनर्वसु, पुनः बसना, इसको याद रखिए। ऐसा जातक पुनर्वसु नक्षत्र का जो जातक होता है, वह जातक भी ऐसा बताया गया है कि इसमें मिथुन और कर्क 2 राशि बनती हैं। एक बुद्धि की राशि, एक मन की राशि है, और ये भटकते हैं तो भोग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को भी भोगी बतलाया गया है। इस नक्षत्र के जातक भी भोगी होते हैं। इसके बाद हस्त नक्षत्र, महिला होगी तो पर पुरुषगामी होगी, और इस पुरुष होगा तो पर स्त्रीगामी होगा। हस्त नक्षत्र के कारकत्व को अगर आप विचार करें तो आपको एक बात समझ में आती है कि नक्षत्रों के जो गुणधर्म होते हैं या नक्षत्रों के स्वामी जो होते हैं, अब यहाँ पर कन्या इसकी राशि पड़ती है। कन्या का स्वामी बुध है। कन्या राशि वाले निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षक बहुत जल्दी होते हैं। उनसे घुलना मिलना, उनसे बात करना, ये सब चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आता है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के बारे में एक बात बताई गई है। इसकी 3 चरणों में कुंभ राशि बनती है, 1 चरणों में मीन राशि बनती है। और ऐसा बताया गया कि इनकी संतानें बहुत होती हैं। इस प्रकार 8 नक्षत्रों की जो विशेषताएं हैं वह मैंने बताई आपको। जनरल अगर देखा जाए, मेष लग्न के जातक मोस्टली प्रेम में सफल होते हैं। मोस्टली 100% नहीं, वृषभ लग्न के कामुक होते हैं। सिंह लग्न के घर पर रहते हैं, अपना शासन करते हैं, पत्नी के साथ सोना पसंद करते हैं। कन्या लग्न के देर से विवाह होता है। एक समय के बाद पत्नी कहीं सोती है, पति कहीं सोता है। कोई झगड़े झांसी वाली बात तो नहीं है। 3, 6, 9, 12 में ऐसा होता है। कारण ये बनते हैं कि कहीं बच्चे बड़े हो गए, कई बार जगह में, घर में जगह इतनी नहीं रहती कि एक साथ सो पाए, कई बार पलंग छोटे होते हैं, कई यार कन्या स्थिति है सबकी तुलसी संसार में। तो देर से विवाह होता। तुला स्त्री पुरुष बहुत प्यार करते हैं। वृश्चिक का वासना का गुलाम होता है। मकर देर से विवाह होता है। कुंभ में प्रेम में दृढ़ होता है। मीन का जीवन तभी सुखी जब उसका पक्ष, दूसरा पक्ष उसके अस्थिर स्वभाव से, अस्थिर स्वभाव से समझौता कर ले। इसके बाद एक चीज हम और जो विशेष मैं आपके लिए आज बताना चाहता हूं आपको,
वह यह है कि गुप्त रोगों से संबंधित कुछ चर्चाएं, ये कब गुप्त रोग होते हैं, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में होते हैं, और कौन प्रकार के रोग हो जाते हैं, कब किन ग्रहों की स्थितियों के समय स्त्री सुख का अभाव होता है, वीर का अभाव होता है, संतान का अभाव होता है, यह सब हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली का छठा, सातवां, आठवां भाव ये गुप्तांगों के आसपास के अंगों के होते हैं। बहुत ध्यान समझिए। अब अगर किसी कुंडली में आपको देखने मिले कि 8वें भाव में 8th हाउस में शनि बैठे हैं, 7th हाउस में केतु बैठे हैं। अब 7th में केतु है, मतलब लग्न में मंगल बैठे होंगे, और छठे भाव में मंगल, बुध और सूर्य बैठ जाए। 8वें में शनि, 7वें में केतु, छठे में मंगल, बुध, सूर्य और लग्न में राहु होंगे। ऐसे रोग, ऐसे जातक को, अब वहां से राहु जो है वो केतु को देखेंगे और पाप कर्तरी योग बनता है। अगर किसी भी हाउस के दोनों ओर, किसी भी घर के दोनों ओर पापक ग्रह बैठते हैं तो फिर पाप कर्तरी योग बनता है। ऐसा जो जातक होता है उसका 7वां भाव अगर स्त्री है तो फिर भोग विलास की तरफ हो जाता है। मेरे ये सब आंखों देखा हुआ है। और अगर पुरुष है तो दाम्पत्य सुख से हीनता आती है, या फिर दाम्पत्य सुख को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनती रहती है। तो अगर यह स्थिति है किसी जातक की, लग्न में राहु बैठा, 7वें में केतु बैठा, 8वें में शनि बैठा, 6वें में मंगल, बुध और सूर्य बैठे हैं, तो समझ लीजिए उसको गुप्तेंद्रिय रोग, शुगर की बीमारी होने ही वाली है, और हार्ट फेल होने से मृत्यु के योग बन जाते हैं। क्योंकि सारे ग्रह यहां पर पिट रहे हैं। 8वां शनि बैठ गया, 7वें में केतु बैठ गए, 6ठे में मंगल बैठ गए, बुध बैठ गए, सूर्य बैठ गए। तो ये तीनों ग्रहों में पापक ग्रहों की उपस्थिति के कारण ऐसे रोग जातक होते हैं। 7वें भाव में शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, या लग्न में सूर्य शनि बैठ जाए, या लग्न में सूर्य सप्तम में शनि बैठ जाए, या सप्तम में सूर्य लग्न में शनि बैठ जाए। स्त्री सुख का सर्वथा अभाव ऐसा बोला गया है, पर मोस्टली स्त्री का सुख नहीं मिलता। मतलब मिलने का मतलब ये कि भाई शादी हुई, 2-4-6 महीने रहे और उसके बाद फिर झगड़ा झांसा हुआ, एक दूसरे की औकात समझ में आई तो पत्नी ने कहा हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्योंकि आज का व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक हो गया है। किसी की बात सहन नहीं करना, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाना, ये सब चीजें होती हैं। 7वें भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, या सप्तमेश अगर नीच राशि में चला जाए, बहुत अगर ये समझ में ना आया आप मुझसे दोबारा पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। 7वें भाव में अगर कोई भी नीच ग्रह बैठ जाए, नीच ग्रह 7वें भाव में कैसे बैठेंगे समझ लीजिए। मान लीजिए 7वें भाव में मेष राशि है और शनि बैठे तो वो नीच राशि में चलाएंगे, ठीक है। 7वें भाव में कर्क राशि है और मंगल बैठे हैं तो वो नीच राशि में चलाएंगे। 7वें भाव में कन्या राशि है और बुध बैठे हैं तो उच्च के हो जाएंगे। 7वें भाव में मीन राशि है और बुध बैठे हैं तो नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि वाला बुध अपने ही घर में हर्षित प्रमुदित होता है, उच्च का होता है, लेकिन मीन में जाके नीच का हो जाता है। इस प्रकार से फिर और आगे चलते हैं। मकर राशि हो, गुरु बैठे हो, नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि हो, शुक्र है, नीच के हो जाएंगे। तो ये बोला गया है कि 7वें भाव में कोई भी ग्रह
नीच का बैठे, या सप्तमेश कोई भी हो और वह अपनी नीच राशि में बैठ जाए, बात वही है, सिर्फ स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो एक स्थिति यह बन गई। दूसरी स्थिति यह है, शुक्र और सप्तम भाव पापक ग्रह से प्रभावित हो, सप्तमेश भी प्रभावित हो, तो स्त्री सुख का सर्वथा अभाव रहता है। घर में रहते हुए भी अलग अलग सोते हैं, बातचीत कम होती है, उनके बीच में स्नेह नाम की चीज नहीं रह जाती। इसके बाद बारहवें भाव में राहु केतु, आठवें में सूर्य हो, दूसरे में मंगल बैठा हो, तो मंगल वहां से सूर्य को देखेगा। 12वें से राहु जो है वो 8वें सूर्य को नवम दृष्टि से देखेगा। तब भी कहते हैं स्त्री सुख का सर्वथा अभाव होता है। लग्न में शनि बैठा है, शनि की लग्न में राहु देव बैठे हैं। मान लीजिए कुंभ लग्न है, मकर लग्न है और वहां राहु बैठे हैं, तो स्त्री सुख का सर्वथा अभाव बताया गया है। किचकिच, कलह, वाद विवाद ये सब होता ही रहेगा। इसके बाद मंगल, शनि, केतु, या तो मंगल या शनि या केतु अगर ये 8वें भाव में है तो गुदा रोग, बवासीर आदि का रोग अवश्य होता है। अष्टम भाव में अगर शुक्र या शनि है तो गुप्त रोग अवश्य होगा। गुप्त रोग तो जो सेक्सुअल रोग होते हैं वो रोगों की बात कर रहा हूं। सप्तमेश अगर क्रूर है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, नहीं राहु के तो होगा नहीं, सप्तमेश अगर क्रूर है और साथ में बुध और शुक्र है तो गुप्त रोग अवश्य होता है। इसके बाद मंगल 7वें या 12वें में हो और शुक्र कमजोर हो। मंगल 7वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो और अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो पत्नी सदा बीमार रहती है, ऐसे जातक की। इसके बाद अगर अष्टम भाव में 3-4 पाप ग्रह हैं, अष्टम भाव में 3-4 पापक ग्रह हैं, तब भी गुप्त रोग अवश्य होता है। लग्न में शनि हो, मंगल 6ठे या 7वें में हो और लग्नेश नीच का हो तो गुदा संबंधी रोग अवश्य होता है। पाइल्स है, फिस्चुला है, भगंदर है, बहुत सारी चीज। अगर सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है यानी कुंभ लग्न, नहीं हाँ कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे और शुक्र पर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य वहां से शुक्र को देख रहे हैं, मतलब लग्न में शुक्र बैठे हैं और उनको सूर्य अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि पत्नी हमेशा बीमार रहेगी। इसके बाद शुक्र बुध की राशि में हो यानी कन्या में हो या मिथुन में हो तो वीर दोष अवश्य पैदा होते हैं, वीर संबंधी विकार अवश्य पैदा होते हैं। लग्ने शुक्र हो यानी वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो और बुध राहु मंगल कहीं भी बैठे हुए हो और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो समझ लीजिए कि संतान का निश्चित अभाव होने वाला है। इसलिए इसके उपाय बताए जाते हैं कि आप ये उपाय कीजिए, इस उपाय से आपको लाभ होगा। इसके बाद
सप्तमेश शनि युक्त हो, सप्तमेश कोई भी ग्रह हो और वो कहीं भी बैठा हो लेकिन शनि के साथ बैठा हो, और पंचम भाव के स्वामी पर शत्रु की दृष्टि या शत्रु ग्रह से युति हो, या सप्तम भाव राहु शनि मंगल सूर्य से घिरा है, तब भी संतान का अभाव रहता है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि एक ग्रह से ज्यादा, जब ज्यादा खराब ग्रह की युतियां होती है तो ज्यादा खराब प्रभाव पैदा होते हैं, और एक दो चार ग्रह मिलके ही फिर बुराई पैदा कर देते हैं, कमियां पैदा कर देते हैं। तो उन युतियों को समझने के लिए बहुत बड़ा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, उन घरों को समझ लीजिए। क्योंकि गुप्तांग की जो घर है, छठे 6 7 8, पंचम भाव गर्भ का है, लग्न मतलब व्यक्ति की सोच है, उसका व्यक्तित्व है, तो ये सब जब प्रभावित होते हैं तो मोस्टली यहां पर जब खराब ग्रहों की युति होती है, तो एक कुंडली मेरे सामने आई थी, कन्या लग्नी कुंडली थी, 10-15 साल हो गए, बहुत शुरुआत की बात है, और जातक बहुत संघर्षशील स्थिति थी, और कुंडली में 12वें भाव में शुक्र उच्च के बैठे थे, लेकिन पाप कर्तरी योग में थे। पाप कर्तरी योग मतलब छठे भाव में भी जब खराब ग्रह हो, सप्तम में भी हो, सप्तम में ना भी हो, अष्टम में भी हो, मतलब आपके आगे पीछे शत्रु ग्रह खराब पापक ग्रह हो, तो वो पाप कर्तरी योग बनता है। एक और योग होता है, इसको केम द्रुम योग बोलते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। कहीं भी कोई आपसे पूछ ले तो आप ये ना बोलो कि गुरुजी ने बताया नहीं। केम द्रुम योग का मतलब ये होता है कि कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा कहीं पे भी अकेले बैठे हों, चंद्रमा पर किसी की दृष्टि ना पड़ रही हो, चंद्रमा के पहले कोई घर ना हो, मतलब चंद्रमा से 12वें ना हो, और तब केम द्रुम योग है। और चंद्रमा के दूसरों ओर अगर पापक ग्रह बैठ जाए तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा ग्रह पाप कर्तरी योग होता है। इसमें एक अनफा योग भी होता है और सुनफा योग भी होता है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं कल आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत समय हो गया और इसका कभी जिक्र नहीं होता। पर एक अनफा और एक सुनफा योग भी होता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनकी सप्तम भाव में उच्च का शुक्र बैठा था, तो मैंने कहा इसकी पत्नी बहुत धनवान होना चाहिए भाई, पत्नी बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रगल लाइफ थी और दोनों तरफ पाप कर्तरी ग्रह बैठे हुए थे। गई तो प्रणाम बात है, गुरुजी ने जो बातें बताई उसको सुन के मैं दंग हो गया। कहने लगे जब ग्रह, जिस भाव का ग्रह पाप कर्तरी योग में बन जाता है तो वह ग्रह खराब हो जाता है। ये जो जातक है, इसकी पत्नी शादी से पहले मां बन चुकी होगी, और आप यकीन कीजिए वो गहन ज्ञान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। वह जातक की पत्नी से जब मेरी एकांत बात हुई तो उन्होंने सच को स्वीकारा। ये बहुत लंबी कहानी, ये जातक की कहानी इतनी लंबी है कि पूरा एक चैप्टर हम बोल सकते हैं, इतनी घटनाएं घटी और वो कुंडली के हिसाब से सब घटती रही। तो पापक कर्तरी योग में अगर लग्नेश बैठ गया, सप्तमेश बैठ गया, पंचमेश बैठ गया, पंचमेश बैठा है तो बस आपको संतान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि संगत पर ध्यान देने की जरूरत है। दसवें भाव के आसपास है तो पिता के लिए फिर हानिकारक होगा। यहां सप्तम भाव में है तो पत्नी के लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए 2-4 ग्रहों की युति से सारी कहानी बनती है। अब यहां सप्तमी शनि से युक्त हो और सप्तम भाव की बात नहीं कर रहे हैं, सप्तम भाव का अधिपति सप्तम में हो, बहुत अच्छी बात है, पर सप्तम भाव का जो अधिपति है उसको सप्तमेश बोला गया है, वह शनि के साथ बैठा हो कुंडली में 12 में कहीं पे भी। आप एक कुंडली बनाइए, ठीक है, मेष लग्नी कुंडली बना लीजिए, सप्तम भाव में शुक्र आएगा। अब सप्तमेश कौन कहलाएगा? शुक्र कहलाएगा। पर वह जरूरी नहीं कि वो सप्तम भाव में ही बैठा हो, कहीं भी अगर बैठा हो,
सप्तमेश एक वो सूत्र दे रहे हैं कि सप्तमेश शनि के साथ बैठा हो और पंचम भाव पर शत्रु की दृष्टि हो या शत्रु ग्रह बैठा हो। दो चीजें हो गई, सप्तमेश की स्थिति खराब कर दी पहले ये बोल के कि भाई सप्तमेश शनि के साथ बैठा हो, फिर पंचमेश जो गर्भ स्थान है वहां पर उनने बोल दिया कि शत्रु ग्रह बैठा हो या शत्रु ग्रह सिंह की दृष्टि हो, और फिर यह भी बोल दिया कि सप्तम भाव शनि, सूर्य, राहु, मंगल। तो हमने आपको 3 कंडीशन बताई हैं। पहला कि सप्तम भाव का अधिपति, अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैं चित्र बना के भेज दूंगा, पर आप लोग कुछ बोलते नहीं है तो मुझे समझ में मतलब लगता कि शायद आप लोग समझ रहे हैं। पहला बताया कि सप्तम भाव का जो अधिपति है वो शनि से युक्त हो जाए। पंचम भाव जो गर्भ स्थान कहलाता है वहां पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो या शत्रु ग्रह से युति हो, वहां पर शत्रु ग्रह बैठा हो, और सप्तम भाव राहु, शनि, मंगल, सूर्य से घिरा हो। घिरे का मतलब क्या हुआ, पाप कर्तरी योग में आ गया है। तब क्या होता है, संतान का अभाव होता है। कोई कुंडली ऐसी आए आप देख के बोल सकते हैं कि संतान का अभाव है, या वो बताएं कि संतान का अभाव है, तब आप देखिए कि सप्तमेश पिट रहा है यहां पर, और पंचम भाव पिट रहा है, और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में। इसके बाद पत्नी के उदर का ऑपरेशन होता है, कई बार गर्भाशय का ऑपरेशन होता है, कई बार बच्चे सिजेरियन चाइल्ड कहलाते हैं, बड़े ऑपरेशन से होते हैं। और आजकल ये धंधा बन गया है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो एक कहानी कह दी जाती है कि वो जो नाल है, वो नली है, बच्चे के गले में लिपट गई है, उसके प्राण निकल रहे हैं, बच्चे ने पेट में मल कर लिया है। ऐसी बहुत सारी कहानी करके जातक को घबरवा देते हैं और वो ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है और उसको झक मार के ऑपरेशन करवाना पड़ता है। दूसरी कहानी, बच्चा पैदा हुआ नहीं और एक कहानी सुना दी जाती है, इसको पीलिया हो गया है। सब कमाई के इतने ज्यादा जरिए हो गए हैं। मैंने अपनी कहानी बताई थी कि हमारा भी जब बेटा होने वाला तो अस्पताल में पूरा बन गया था इनका ऑपरेशन करना, पर हमने ज्योतिष योग का कुछ उनके कमर में बांध के रखा था, इसलिए वह बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। जैसे ही उस बंधन को खोला गया, उस धागे को खोला गया, विदिन 10 मिनट बेटा हमारा हो गया था। अगर ये बुद्धि, ये विवेक ना होता कि नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है फिर वो स्त्री के शरीर को तोड़ देता है, उसकी रिकवरी में बरसों लगते हैं, धीरे धीरे होता है। तो सप्तमेश अगर छठे भाव में चला गया हो, बहुत ध्यान समझिए, दूसरा योग बोलता है सप्तम भाव का स्वामी छठे गया हो। ध्यान समझिए, छठे भाव में चला गया हो। अगर आपको सुनने समझने आए तो चित्र बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक भर ले, लग्न में 1 भर ले, फिर 7 जहां लिखा है उसका जो स्वामी है उसको 6 पे बैठा दे। मतलब सप्तमेश शुक्र बने, वो छठे भाव में चले गए, कहां पर, बुध के यहां चले गए, और बुध के यहां जाके मान लो नीच के हो गए, और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। एक शर्त, सप्तम भाव पर शत्रु राशि सूर्य है, मंगल छठे भाव को देख रहा है और सप्तमेश को मतलब देख रहा है, और सप्तम भाव पर शत्रु राशि का सूर्य है, तो पत्नी के उदर का ऑपरेशन होने के योग बनते हैं। लग्न कन्या हो, बहुत ध्यान समझिए, कन्या लग्न हो, लग्न में नीच का शुक्र, शनि, मंगल की दृष्टि, नीच का शुक्र हो और शनि मंगल की दृष्टि सप्तमेश गुरु पर हो, तो स्वप्न दोष अवश्य होता है, नाइट फॉल अवश्य होता है। नीच का शुक्र सप्तम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि हो, सप्तम भाव के अधिपति गुरु पर, तो स्वप्न दोष अवश्य होता है। वृश्चिक लग्न हो, अष्टम भाव में शुक्र हो और अष्टम भाव पर केतु मंगल की दृष्टि हो, सप्तम पर शनि की दृष्टि हो, तो नाइट फॉल, स्वप्न दोष अवश्य होता है।
छठे भाव पर सूर्य शुक्र राहु एक साथ बैठ जाएं, छठे भाव पर सूर्य शुक्र राहु एक साथ बैठ जाएं और लग्नेश मंगल हो, मतलब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न की या मेष लग्न की, तो संतान का अभाव होता है। अब कई बार आप सुनते होंगे कि किसी महिला की शादी किसी नपुंसक से हो गई, किसी लड़की की शादी वो तो हिजड़ा निकला, बाद में लड़की ने बताया कि वो तो नामर्द है। ये योग कब बनते? बहुत सरल है, आप 99% मेरा आजमाया हुआ है। सप्तम भाव पर अगर बुध और शनि बैठे, बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों नपुंसक ग्रह हैं, बुध भी नपुंसक है, शनि भी नपुंसक ग्रह है, और ये बुध या शनि की राशि बैठे हों तो ऐसी स्त्री को पति सुख का सर्वता भाव होता है और एक समझौते में जीवन बीतता है। तो उस कमजोरी को सिर्फ पत्नी जानती है। ज्यादा अगर वो बहुत तेजस्वी होती है तो अपने घर में जाके समाज से बताती है, वो पति से अलग हो जाती है। ऐसे लोग सिर्फ सामाजिक दिखावे के लिए शादी करते हैं, वह अपनी कमी नहीं बताते कि मेरे साथ ये कमी है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। हर स्त्री चाहती है कि एक सुख जीवन का अनिवार्य ये भी है। तो यह स्थितियां बनती हैं। लग्न कन्या है और बुध मंगल की राशि में बैठ जाए। कैसे बैठेगा बुध मंगल की राशि में? कन्या लग्न है, अष्टमेश बुध बनेंगे या तृतीयेश बुध बनेंगे, तो वहां पर बुध बैठ जाए। और ये पहली शर्त हो गई। और सप्तम भाव में शनि हो तो जातक नपुंसक होता है, हिजड़ा होता है, या फीमेल हिजड़ा, इसको हिजड़ी बोलते हैं, मतलब लेडी जो होती हैं उनके अंदर भी है, सब पुरुष भर नहीं होते, लेडी भी होती हैं। इसके बाद सप्तम में लग्नेश बुध शनि का प्रभाव हो। सप्तम में लग्नेश बुध बैठ जाए। लग्नेश बुध कब बैठेंगे सप्तम में? जब मिथुन लग्न होगी या कन्या लग्न होगी, तो लग्नेश बैठेंगे फिर सप्तम भाव पर। और शनि का प्रभाव बुध पर हो, चंद्रमा कमजोर हो और शुक्र नीच का हो, तो ऐसा जातक नपुंसक होता है, संभोग करने में असमर्थ होता है, पुरुषेंद्रिय उसके लिंग ठीक होता है, ठीक ठाक साइज का होता है। इसके बाद भी अगर लग्नेश कोई भी हो, लग्न में बैठा हो या 12 भाव में कहीं बैठा हो, वह सूर्य शुक्र और शनि से प्रभावित है, तो संतान का अभाव रहता है। इसके बाद अष्टम भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ कहीं भी बैठा हो और शनि उनको देख रहे हो, शनि नपुंसक ग्रह है, तब स्वप्न दोष वीरपात की समस्या जातक को जाती है। अष्टम भाव में अगर लग्नेश आकर बैठ जाए, ध्यान समझिए, अष्टम भाव में लग्नेश बैठ जाए और साथ में शुक्र चंद्र मंगल बैठ जाए, या अष्टमेश शुक्र हो साथ में चंद्र मंगल बैठ जाए। देखिए शुक्र क्या है? वह स्पर्म है, और चंद्रमा क्या है? पानी है। बहुत ध्यान समझिए, कहीं आपको सुनने नहीं मिलेगा ये सब। शुक्र चंद्र बैठे हैं तो जातक अपने वीर को पानी जैसा बहाता है। शुक्र मंगल है तो फिर भोग के द्वारा वो बर्बाद करता है। शुक्र बुध बैठे हैं तो उसके दिमाग में भोग बैठा रहता है कि कहां करें, कैसे जुगाड़ करें। शुक्र शनि बैठे हैं तो अपने से ज्यादा उम्र की महिलाओं के बारे में विचार करता है कि इनको हम कैसे हासिल करें। शुक्र सूर्य बैठे हैं तो सूर्य शुक्र को सुखा देते हैं, फिर वो चिड़चिड़ा होकर रह जाता है, जीवन भर भस्में खाता है, दवाइयां खाता है यहाँ वहां की, और ये जो कह भी नहीं सकता सह भी नहीं सकता वाले जो बहुत ऐड आते हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ हर महीने की 3 तारीख को भोपाल में मिलेंगे, ऐसे ऐड आपने खूब पढ़े होंगे, इनके चक्कर लगाता है वो। इसके बाद लग्न पर अगर शनि बैठा हो और शुक्र पर सूर्य का प्रभाव हो और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हों तो मूत्र संबंधी रोग होते हैं।
इसके बाद एक और खतरनाक योग की चर्चा करना चाहेंगे। ये सब योगों के आप सुनते जाएं और कुंडली की चक्र 10, 25, 50 बना लें एक पेपर में और उसमें ये रखते जाएं। रख के जब देख के समझेंगे आप तो ऑडियो से ज्यादा विजुअल इफेक्टिव होता है। इसके बाद 2-3 योग और खतरनाक हैं, वह भी समझ लीजिए। एक कुंडली बनाइए, अष्टम भाव में सूर्य बैठा दीजिए, 7वें में राहु बैठा दीजिए, 4थे में शनि बैठा दीजिए, दूसरे में मंगल बैठा दीजिए और कुंभ लग्न हो और लग्न में केतु बैठा हो तो गुदा का रोग एक पहली चीज, पत्नी की जलकर मृत्यु होती दूसरी चीज, और पति महाचरित्रहीन व्यक्ति होता है, यह स्वयं सिद्ध है। फिर बता रहा हूं, कुंभ लग्न की एक कुंडली बनाइए, लग्न में 11 लिखा हो, 11-12 से लेके एक पूरा बना लीजिए। अष्टम भाव में सूर्य बना लीजिए। अष्टम भाव में सूर्य कैसे बनेगा, मतलब कन्या राशि का सूर्य आएगा वहां पर। इसके बाद 7वें राहु बोल रहे हैं तो 11 और 6 15 सिंह राशि का राहु बैठेगा। चौथे भाव में शनि बोल रहे हैं तो 11, 12, 1, 2 वृषभ का शनि बैठेगा। सेकेंड हाउस में मंगल बोल रहे हैं, मतलब मीन का मंगल होगा और लग्न में केतु बैठा हो। देखिए इससे सप्तम भाव बहुत ज्यादा पिट गया। अष्टम में सूर्य बैठा रहे हैं, सेकेंड हाउस में मंगल बैठा रहे हैं, तो यहां आग लग रही है और पत्नी के स्थान पे आग लग रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि या तो उसको गुदा का रोग होगा, मतलब ऐसे लोगों को पाइल्स की बीमारी होती है। दूसरा, पत्नी की जलकर मृत्यु होती है। ये सब योग है। पत्नी फांसी कब लगाएगी, पति कब फांसी लगा लेता है, रेल से कब मरता है, जहर कब खा लेता है। देखिए जहर केमिकल पीना मतलब वह राहु के कारण जब आत्महत्या करता है व्यक्ति, बहुत ध्यान समझिए, राहु के कारण जब आत्महत्या व्यक्ति करता है तो ये कीटनाशक, ये सल्फास क्या बोलते, ये सब दवाइयां खा लेता है और उससे मरता है। मंगल के कारण जब मरता है तो ट्रेन से कट के मरता है। चंद्रमा खराब हो तब मरता है तो पानी में कूद के मरता है, पानी में डूब के मरता है। और अग्नि कारक ग्रहों के प्रभाव में जब आता है मंगल केतु के तो आग लगा के मरता है। ये सब अध्ययन का विषय है। आप जितना इसमें गहराई में घुसेंगे तब ये सब चीजें समझ में आएंगी। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करके मर गया, आप उसकी कुंडली को घुस जाइए, 10 दिन अध्ययन कीजिए, आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। कोई भी सवाल, कोई भी समस्या आपको सोने ना दे, जब आपको नींद ना आए तो आप समझ लीजिए कि आप उसकी पारंगतता आपको आने लगी है। और आप ये सोच रहे हैं आप कल कर लेंगे, अब परसों कर लेंगे, अब हो ही तो जाएगा, अरे कौन सा दुनिया चली जा रही है, तो दुनिया तो चली जाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाओ। तो विषाणु जनक जो जहर खा लेते हैं, ये सब तभी होता है। फिर उसमें भी पेड़ से गिरना, आदमी लटक के जब मरता है तो उसका मार्केज वायु तत्व राशि में रहता है, तो उसको वो वायु में लटक के मरता है। गले से मरता, मिथुन राशि बहुत ज्यादा पिटती है, गले में फंदा बनता, मतलब गला क्या है, ये मिथुन राशि। कट के मरना, 2 फांक हो जाना, बहुत सारा है, हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, सब इकट्ठा बता देंगे, आपको अपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। तो अष्टम, आप एक कुंडली बनाइए, अष्टम भाव में सूर्य बनाइए, सप्तम में राहु बनाइए, चौथे में शनि बनाइए, दूसरे में मंगल बनाइए। फिर देखिए इनकी युतियां क्या बोलती हैं। लग्न में केतु बिठा दीजिए, गुदा रोग, पत्नी की जलकर मृत्यु, पति महाचरित्रहीन व्यक्ति ऐसा होता है। सूर्य शत्रु राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो मतलब शुक्र की राशि में बैठे हो, शनि की राशि में बैठे हो, लग्न अशुभ हो, सूर्य की दशा में शुक्र का अंतर जब चलता है तो गुप्त रोग होते हैं। शुक्र की दशा में जब शनि का अंतर चलता है तो दाग वाइट स्पॉट, स्किन के जो दाग, स्किन के जो रोग होते हैं वो शुक्र की दशा में होते हैं। वीर के जो रोग होते हैं, पेशाब के जो रोग होते हैं, शुक्र की बीमारियां होती हैं, मधुमेह होता है, ये सब शुक्र की दशा में आते हैं। बुध की दशा चल रही हो, शुक्र शनि का अंतर हो तो मूत्र रोग, पथरी रोग, पेशाब में कष्ट होता। बहुत ध्यान समझिए। हमारे गुरु हुए पंडित
सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। एक जातक 20 साल का था, उसकी कुंडलियों ने लिखा कि 44 वर्ष की उम्र तुम्हारी पीठ पे सफेद दाग निकल आएंगे। तब हम लोग सोचते थे कि यार गुरुजी के बाद कोई जिन्न जरूर है जो ये बताता है कि ये हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब कुंडलियों का अध्ययन किया, और दशाएं अपना फल देती हैं। अगर किसी पेठा आपको चाहिए, दिल्ली से आप यात्रा कर रहे हो, आगरा आएगा तो पेठा मिल जाएगा आपको। अब आप सोचो कि दिल्ली में मिल जाए तो दिल्ली में तो मिलेगा, लेकिन शायद वो क्वालिटी ना मिले। तो स्थान आने पर वह चीज फलित होती है, दशाएं आने पे वे रोग। तो गुरुजी ने उनको लिखा था, उस जातक को वैसा हुआ भी। ये कब होता है? जब आप दशाएं समझ लें। जो मैं बता रहा हूं फिर से बताता हूं, समय हो चुका है, फिर हमारा वो कन्वर्ट नहीं होता। 1 मिनट के भीतर मैं सब समाप्त करता हूं। बुध की दशा में शुक्र शनि का अंतर चलेगा, मूत्र रोग, पथरी और पेशाब में कष्ट अवश्य होता है। गुरु की दशा में शुक्र का अंतर होगा, मधुमेह, पथरी, गुप्त रोग। और एक चीज जो नहीं बताई गई वो बता दूं, गुरु की दशा में शुक्र का अंतर, शुक्र की दशा में गुरु का अंतर, परिवार में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में बिछो, अलगाव। अब मैंने गुरु शुक्र के जब आपको बता रहा था तब भी बताया था, ये सब साथ में जब बैठते हैं तो विवाह टूटते हैं। वो विवाह की बारात लगते लगते झगड़ा हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, 14 दिन बाद हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, लेकिन टूटता अवश्य है। तो बुध की दशा में, गुरु की दशा में शुक्र का अंतर, मधुमेह, पथरी रोग, गुप्त रोग होगा। और गुरु की दशा में बुध का अंतर बनेगा तो व्याभिचारी योग बनता है, आदमी पतित होता है, कई बार बलात्कार कर बैठता है, कई बार दूसरे अपराध कर बैठता है। और भी है, ये सब हम कल बताएंगे, क्योंकि अब समय हो गया है और आपको अपच ना हो जाए। बहुत सारा है, एकदम से क्रिटिकल भी ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। इसको बार बार सुने, धीरे धीरे आपकी मास्टरी आएगी इन सब चीज़ों में। मेरा भी दोहराव हो रहा है, कई चीज़ें जो मुझे भी विस्मरण हो गई थी वो याद हो गई हैं और फिर से समझ में आ रही हैं, नई चीज़ें समझ में आ रही हैं। प्लीज़ प्लीज़ इसको बार बार सुने और इसके नोट्स बनाएं। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।